नमस्कार। मिशन हेल्थ के लाइव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। और कार्यक्रम का आज का विषय हम आपको बता दें। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता कार्यक्रम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर वाई.के. पाठक जी, और इसके साथ ही हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य तकनीकी परामर्शदाता श्री अभय द्विवेदी जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। दर्शकों, अंधापन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत है हमारे देश में। इसका कारण जन्मजात हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम क्या है, इसका किस तरह से सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी विषय पर आज हम जानकारी लेंगे। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-401598। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। अभय जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपने अपने कार्यक्रम के नाम में उद्बोधन किया, राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम नेत्र से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जो अंधता दर है हमारी 1.47, उससे हमको इसको 0.3 की दर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हम इस कार्यक्रम में मोतियाबिंद ऑपरेशन जो हमारे निःशुल्क होते हैं, साथ साथ इस प्रक्रिया में हमारे प्रदेश में जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे जिला स्वास्थ्य चिकित्सालय हैं और संयुक्त चिकित्सालय हैं, यहाँ पर हम आई स्क्रीनिंग करके बच्चों और बुजुर्गों में नेत्र की जो समस्याएं हैं उनको चिन्हित करते हैं। इसी प्रकार उनको हम निःशुल्क चश्मा दिलाना, मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराना, और हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पर हम अन्य नेत्र रोगों के भी सुविधाएं दे सकते हैं, वहाँ पर उनके वो भी सुविधाएं प्रदान करके हम उनके कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगरा से अर्जुन सिंह का फ़ोन है। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरी आंखों में जलन, खुजली, दर्द हो रहा है करीबन 2 महीने से। मैं ट्रीटमेंट रेगुलर ले रहा हूँ पर कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप? ऐसे मेडिकल कॉलेज से भी लिया और अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी लिया। दोनों जगह आपको कोई फायदा नहीं हुआ? जी। क्या आपका इंट्राऑक्यूलर टेंशन बढ़ा हुआ है? ग्लूकोमा की शिकायत है? नहीं, मना किया था, कोई चीज नहीं बढ़ी हुई है। वो कह रहे नॉर्मल है, सही हो जाएगी, लेकिन 2-3 बार लेने के बाद भी सही नहीं हो। तो हो सकता है कि आपको नेत्र की परेशानी ना हो, आपको कोई मस्तिष्क से संबंधित भी रोग हो सकता है। आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। अच्छा। अर्जुन जी, आपने प्रश्न पूछा और उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता कार्यक्रम के स्टेट ऑफिसर हैं, तो ये इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे कि इसका चलाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, अभय जी ने बताया था आपको संक्षिप्त में कि जो अंधता की दर 1.47 सन 76 में थी, उसको 2020 तक 0.3 तक लाना है। जो पिछला सर्वे प्रकाशित हुआ था उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 1 से नीचे दर आ गई थी, और अभी एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है पिछले साल, अब इसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2020 तक नहीं तो कम से कम उसके आगे 2022-23 तक इसको गोल को अचीव कर लेंगे जी। अब एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अंधता का मतलब क्या होता है, क्योंकि अंधता दृष्टिहीनता 2 कंपोनेंट है। अंधता का मतलब ये नहीं कि उसको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा तो हम उसको मान लेंगे कि मतलब वो ब्लाइंड नहीं है। अगर उसकी विजन 660 है, जो जांच करते हैं हम आँखों के स्नेलन चार्ट से, तो अगर वो सबसे बड़े अक्षर पढ़ ले रहा है उतने ही डिस्टेंस से, 20 फीट की डिस्टेंस से, तब तो वो ठीक है। और अगर वो सबसे बड़ा अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहा है तो वो हमारे लिए मतलब उस श्रेणी में आता है, ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आता है जी। तो डॉक्टर साहब, बहराइच से हमारी एक कॉलर फ़ोन कर रही है, उनका फ़ोन कॉल हम ले लेते हैं। मीनाक्षी जी का फ़ोन है। हेलो।
हेलो जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। मीनाक्षी जी, स्वागत है, आप प्रश्न पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एक आदमी नेत्रदान करता है तो कितने लोगों को आंखों की रोशनी मिलती है? और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। इसी के मद्देनजर मैं अपनी आंखें दान करना चाहती हूँ, नेत्रदान करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं नेत्रदान महादान है। तो ये बताइए, नेत्रदान करने के लिए क्या प्रोसीजर है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, ये सारी चीजें मुझे बता दीजिए। देखिए, अब ये थोड़ा कंसेप्ट चेंज हो गया है। अब हम लोग चाहते हैं कि जो मृतक है उसके घर वाले ही नेत्रदान कर दें, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भर दिया और आप 80-90 साल तक दीर्घायु हो गए, भगवान करे ऐसा ही हो, तो हम लोग जो कॉर्निया लेते हैं नेत्र प्रत्यारोपण के लिए, वो कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति की उम्र 70 वर्ष से कम की हो, उसके सेल काउंट अच्छे होते हैं। तो पहले हम लोग प्रोफार्मा भराते थे, तो उसमें जो क्वालिटी ऑफ कॉर्निया है उतना अच्छा नहीं आता था, क्योंकि जिस आदमी ने नेत्रदान किया फिर वो मिला। तो अब हम लोग कोशिश ये करते हैं, KGMC मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ है आई बैंक, जिसमें हम लोग उनके घर वालों को कन्विंस करते हैं जिनके यहाँ अकाल मृत्यु हो गई है कि भैया देखिए ये तो शरीर क्षणभंगुर है, वो तो निष्प्राण हो गया, अब किसी काम का नहीं है, और या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है। जो कॉर्निया पुतली होती है सामने की, उसी का ही प्रत्यारोपण होता है, पूरे आई का प्रत्यारोपण नहीं होता है। तो जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है उसके लिए ही नेत्रदान किया जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे अब मीनाक्षी जी ने ये प्रश्न लिया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति अगर नेत्रदान करता है तो उससे कितने लोगों की आंखों में रोशनी आ सकती है? भाई, एक व्यक्ति नेत्रदान करता है, 2 कॉर्निया मिल जाते हैं हमको, तो 2 कॉर्निया से अगर सिंगल आई में स्कोप है आने का, तो कम से कम हम 4 लोगों को लगा सकते हैं। 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है? 4 लोगों को रोशनी मिल सकती है, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। मिनिमम 2 को तो मिल ही सकती है जी। हमारा KGMU में है नई टेक्निक जिसमें एक कॉर्निया से वो लैमिलर कैरेटोप्लास्टी करते हैं, तो उससे एक कॉर्निया से 2 लोगों में भी उन्होंने किया है, और 19 कॉर्निया मिली ठीक ठाक मिली थी, तो उन्होंने 38 सर्जरी की हैं। जी, तो मीनाक्षी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे कि जो अंधता है, दृष्टि क्षीणता है, इसमें आपने अंतर बताया, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ तो मोतियाबिंद है, 62% जो है वो अंधता और दृष्टिहीनता का कारण है। नंबर 2 में रिफ्रैक्टिव एरर है। जो चश्मा की जांच होती है, गांव देहात में बहुत से जगहों पे जिनको उतना नहीं ज्ञान होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं देख पाते कि उनको चश्मा नहीं दिया गया। अगर चश्मा दे दिया जाए और बचपन से लगा दिया जाए, जब से उसको मायोपिया डेवलप हुआ है, तो उसको रोका जा सकता है रिफ्रैक्टिव एरर का। तो अब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम चलाया है, पूरे देश में चलाया है, स्कूल आई स्क्रीनिंग। सरकारी स्कूल में प्रायः गरीब बच्चे जाते हैं, तो उनको उन्हीं को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी स्कूल में चश्मे की जांच की जाती है और फिर उसको चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। तो इसे डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, नंदस्वरूप जी, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग तो नेत्रहीन पैदाइशी होते हैं, कुछ लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं, तो इनको किस प्रकार से जो है नेत्र वापस किया जाए, जिनकी रोशनी वापस आ जाए। दूसरी चीज, जो लोगों ने नेत्र दान कर रखा है और वो मृतक मतलब किसी कारण उनका मृत्यु हो गई है, तो वो जब तक डॉक्टरों की टीम ना आए तब तक हम उनकी आंखों का किस प्रकार से रख रखाव रखें जिससे उनकी आंखें सुरक्षित रहें और डॉक्टरों के हाथों तक वो पहुंच सके। आपका प्रश्न बहुत बड़ा है, फिर मैं इसका उत्तर बताऊंगा। पहली बात तो अब मैं स्पष्ट करूंगा कि सिर्फ कॉर्निया का ही प्रत्यारोपण होता है, और दूसरी चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो उन्हीं जगहों पे संभव है जहाँ पे कॉर्नियल सर्जन है और आसपास में होता हो। जैसे लखनऊ में है हमारे यहाँ, इलाहाबाद में, बनारस में, मुरादाबाद में और नोएडा में, इस तरह से कुछ जो चुनिंदा शहर हैं वहीं पे ही केराटोप्लास्टी की सुविधा प्राप्त है। तो जो भी हम लोग चाहते हैं कि वो आसपास के ही शहर का मृतक हो, ताकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम न रहे, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर ही हम कॉर्निया को निकाल सकते हैं सकुशल, और नहीं तो फिर उस कॉर्निया को निकालने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में उसको रखा जाता है जो आई बैंकों के पास होता है। जहाँ भी आई बैंक हैं वो लोग उसको कलेक्ट कर लेते हैं।
डॉक्टर साहब, नसरुप जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, और लेकिन मृत्यु होने के कुछ घंटे तक ही आंखों को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये बात निश्चित है। तो फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज का विषय भी हम आपको बता दें, आज का विषय है राष्ट्रीय अंधता एवं दृष्टिहीनता कार्यक्रम। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर वाई.के. पाठक जी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से श्री अभय द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास हरदोई से रिया जी का फोन आ रहा है। हेलो जी। हाँ रिया जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं। हाँ, आंखों से आंसू बाहर। हाँ, आंखों से आंसू दो कंडीशन में निकल सकते हैं। एक तो आपको डस्ट से एलर्जी है हो, जिसमें ज़्यादा संभावना उसी की लगती है, और दूसरा अगर आपको किसी, ये बताइए आपको एक आंख से आंसू ज़्यादा निकलता है या दोनों से निकलता है? दोनों आंख से आंसू निकलते हैं, और जिस जगह से आंसू निकलते हैं वो जगह दर्द होती रहती है। हाँ, तो आप किसी नेत्र शल्यक को दिखाइए, और हो सकता है कि आपकी जो लेक्राइमल कैनाल है वो ब्लॉक हो, तो उसमें पहले तो सिरिंजिंग करते हैं, और उसका सब सिरिंजिंग हो चुकी है आपकी, तो फिर तब तो फिर अगर उससे आपको फ़ायदा नहीं हो पा रहा, सिरिंजिंग में फिर पानी आपके मुंह में गया था कि नहीं गया था? हाँ, गया था पानी। तो इसका मतलब तो वो ठीक है, उसकी वजह से नहीं है, यानी आपको दस्त से एलर्जी है, तो दस्त से बचिए। तो धूल से अपनी आंखों को जरूर बचाइए रिया जी, और प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि ये प्रश्न उठ ही गया है कि जैसे उनको धूल से एलर्जी है, किस तरह की समस्याएं आती हैं आंखों के लिए, और उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए? आंखों की सुरक्षा के लिए है स्पेशली उसका एक तो विजन की चेकअप हो, 40 साल से के बाद बच्चों में तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो बच्चों में मायोपिया का पता चलता है, और उसके इसलिए जब हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, उसमें 19 साल तक के व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, और हमारा जो नेत्र वाला कार्यक्रम है इसमें 8 से 14 साल के बच्चों को हम लोग चश्मा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा 40 वर्ष के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम होती है प्रेस बायोपिया कहलाती है। प्रेस बायोपिया वो है जिसमें रीडिंग का ग्लास लगता है, दूर का तो ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारा जो आई है एक ऑप्टिकल सिस्टम है, और उसमें जो लेंस का आकार घटता बढ़ता सिलेरी मसल के सहायता से उसी से वो फोकस कर लेता है। 40 साल के बाद सिलेरी मसल की टोन कुछ कम हो जाती है, तो उसमें फिर नज़दीक के चश्मा जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिक ग्लास कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। वो भी आवश्यक होता है पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि गृहिणियों को चावल बीनने के लिए। और जब आप जांच कराएंगे उसके बाद, तो हो सकता कोई और परेशानी हो रही हो, विकसित हो रही हो, तो उसका आइडिया आ जाएगा। तो और मेरी तो सलाह ये है कि हर व्यक्ति को अगर 40 वर्ष से ऊपर का है तो उसको साल में प्रति वर्ष 2 बार कोशिश करें कि कहीं भी जाके वो विजन का चेक करा ले। अगर उसको स्नेलन चार्ट्स पे पढ़ने पे तो आ जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, और उसके बाद अगर कोई और परेशानी है तो आई का नेत्र जो चिकित्सक है वो आपकी उन परेशानियों का हल कर देंगे। जी, डॉक्टर साहब, अनुराग वर्मा जी का फ़ोन है लखीमपुर खीरी से। हेलो जी अनुराग जी, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा आई साइड जो है वो लगातार मतलब बढ़ता जा रहा है। मैं 3 साल से मतलब मेरा -1.5 था, मेरा -3 हो रहा है, तो क्या करें? देखिए, आपको मायोपिया डेवलप हो रहा है, आपकी उम्र इसका मतलब कि कम होगी। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरे 17 साल है। हाँ, 17 साल है, तो ये 20-22 साल में जाके ये फिक्स होगा। तो उसका आपका चश्मा बदलना पड़ेगा। इसमें हम कुछ मतलब जो दृष्टि दोष बढ़ता जा रहा है उसके लिए चश्मा आप उसका रेगुलर जांच कराइए और रेगुलर पहनिए। अक्सर मायोपिया का मरीज वो तक चश्मा पहनता नहीं है। चश्मा आप पहनेंगे तो वो आगे फिर बढ़ना रुक जाएगा। तो अनुराग जी, चश्मा आप ज़रूर पहनिए तो जिससे आपका नंबर आगे बढ़ना रुके। डॉक्टर साहब, अब हम मोतियाबिंद की बात करें। ये एक बहुत ही आम मतलब एक उम्र के बाद ये होता है। ये किस उम्र के बाद होता है? क्या शल्य चिकित्सा से ही इसका इलाज है? मोतियाबिंद ज़्यादातर तो एल्डरी प्रॉब्लम है, मतलब एक 40 साल और 50 साल के बाद के व्यक्तियों को होता है, क्योंकि जो एक प्राकृतिक लेंस होता है वो प्रोटीन का बना होता है, तो उसका प्रोटीन स्कंदन करने लग जाता है, कागुलेशन जिसको कहते हैं, तो वो अपनी पारदर्शिता खो देता है। जब पारदर्शिता खो देगा तो उससे दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसमें हम लोग उसको हटा के
एक जो कृत्रिम लेंस है वो लगा देते हैं, तो वो पहले की तरह वो देखने लग जाता है और उसकी रोशनी वापस आ जाती है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कारण दृष्टिहीनता का वो मोतियाबिंद ही है। 62% कारणों में जो दृष्टिहीनता या दृष्टि क्षीणता है मोतियाबिंद के कारण होती है। और दूसरा बड़ा कारण रिफ्रैक्टिव एरर है, चश्मे का जो दोष है, तो उसमें 18% वो दूसरा कॉज है। फिर अन्य कॉज है जैसे ग्लूकोमा है, लेकिन ग्लूकोमा के लिए अधिक सावधान होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोमा से जो विजन चली जाती है वो फिर लौट के नहीं आती। अगर सर में दर्द हो रहा है, कुछ ऐसे दिख रहे हैं या गोले गोले दिख रहे हैं आंखों के सामने, तो नेत्र चिकित्सक के पास जाइए और उसका टेंशन लेवा लीजिए। वो तो खुद ही आपके पास जब जाएंगे तो वो इंट्राकुलर टेंशन लेगा जी। तो दर्शकों को अभी प्रश्न और भी हैं, और आप भी अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो हमारे फ़ोन नंबर आपको हमने बताए हैं और टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, आप हमें फ़ोन ज़रूर कीजिए। लेकिन फिलहाल लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और मधुबनी से डॉक्टर साहब, बिहार मधुबनी से लल्लन मिश्रा जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। बोलिए डॉक्टर साहब से, मैं मोतियाबिंद का आईक्यू लेंस लगाना खाऊं हेल्थ में। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक का रिपेयर करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का एलसीडी का तो चिप लेवल है, तो ऐसा कोई लेंस है जो हमें चश्मा नजदीक के लिए नहीं लगाना पड़े? नहीं, जब भी आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो लेंस दिया जाता है, या तो उसको नज़दीक के लिए फिक्स करते हैं या दूर के लिए फिक्स करते हैं। प्रोग्रेसिव जो लगते हैं, कुछ अभी लेंस निकले हैं तो उसमें उसका घटता बढ़ता उसका पावर है, लेकिन वो आपको कितना सूट कर पाएगा या कितना सूट नहीं करेगा, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। जी डॉक्टर साहब, राजीव लखनऊ से फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो राजीव जी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, आप प्रश्न पूछिए। मेरा प्रश्न ये है, क्या मोतियाबिंद को रोकने के लिए कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन आती हैं? नहीं, तो बताइए। किसी भी दवा से मोतियाबिंद को रोका नहीं जा सकता है। अगर उसको होना होगा, लेंस प्रोटीन कोगुलेट होना होगा तो वो हो जाएगा, और दवा से उसका आगे बढ़ना कम नहीं होता। जो भी दवा क्लेम करती है वो सही नहीं है। हाँ, अगर कोई और साथ की परेशानी होती है तो उससे रिलीफ मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक दिखाई पड़ रहा है। जी अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये राष्ट्रीय अंधता और दृष्टिहीनता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत किस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं? और जैसा कि आप इस विषय से पूरी तरह से भिज्ञ हैं आज के इस कार्यक्रम के तहत, मैं इसमें एक विषय और भी आपको जोड़ना चाहूँगा जो हमारे कार्यक्रम को सीधा असर करता है। वो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है हमारा, जिसमें हमारे जो शिशु हैं जब 9 माह के होते हैं तो उनको हम मुफ्त में विटामिन ए का देते हैं, जिससे हमारे कार्यक्रम में दृष्टिहीनता में आने वाले बच्चे जो हैं वो आगे कम हो जाते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न था कि हम इसमें क्या क्या कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क बच्चों और बुजुर्गों की आई स्क्रीनिंग कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना टीम के तहत हमारे प्रदेश के 820 ब्लॉक इकाइयों पे जो हमारी 1640 टीमें हैं वो भी बच्चों की स्क्रीनिंग करके लाती हैं हमारी इकाई पर, और उनकी स्क्रीनिंग के बाद उनको अगर चश्मे की आवश्यकता है और हमारे बुजुर्गवार को चश्मे की आवश्यकता है तो वो जांच करके भी हम मुफ्त दे रहे हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के कैंप्स जिले पर और हमारे ब्लॉक इकाइयों पर संपादित किए जा रहे हैं, जहां पर हम लाभार्थियों के मोतियाबिंद ऑपरेशनों को निःशुल्क करके उनको एक नेत्र सुरक्षा प्रदान करते हैं, और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारी से उनको हम निःशुल्क रूप से मुफ्त में हम उनके नेत्रों को सुरक्षा दे पाते हैं। इसी तरह से हम अगर बात करें मेडिकल कॉलेजेस की, तो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में अन्य नेत्र जो रोग हैं उनकी भी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जो कि हमारे 8 मेडिकल कॉलेज में प्रदान की जा रही हैं। जी, काफ़ी अच्छी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा जी का फ़ोन है। हेलो। हाँ जी मैम, लाइन पर हूँ मैं। जी जी हाँ, आप प्रश्न पूछिए। प्रश्न ये है जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी मम्मी 65 ईयर्स एज की हैं। हाँ। उनका दोनों आंख में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके लेंस लगाया जा चुका है। हाँ। उसके बाद भी बाईं आंख से हमेशा मुंह, खाना खाती हैं तब मुंह चलाती हैं तब पानी गिरते जाता है। हाँ। इसके लिए उन्होंने मैं उनको अपोलो हॉस्पिटल में
इलाज करवाया था तो वो बोली कि इनका एक पानी का जो है आंख से जो पानी है वो नाक के रास्ते से जाम है और पानी गिरते जाता है। जी जी जी, अपना प्रश्न थोड़ा सा संक्षिप्त कर लीजिए। मैं इसमें पूर्व में ही बता चुका हूं कि ये लेक्राइमल डक्ट के ब्लॉक होने की व्यवस्था है, तो उसमें तो भाई उसका ऑपरेशन अलग होता है, वो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो ऑपरेशन को कहते हैं डेक्ट्रोसिस्टोराइनोस्टोमी, उस पैसेज को खुलवाना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, नेत्रदान क्यों आवश्यक है? नेत्रदान इसलिए आवश्यक है कि हमारा जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है वो कुल ब्लाइंडनेस का लगभग 1% है, तो इस हिसाब से संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कॉर्निया की वजह से कोई विजन चलेगी, अब कॉर्निया की वजह से जैसे कि जिसने विटामिन ए की खुराक नहीं ली, केराटोमलेशिया हो गया तो कॉर्निया खराब हो गया। दूसरा ये है कि फार्मर्स को स्पेशली धान की बाली से, गेहूं की बाली से कॉर्निया में चोट लग जाती है। तो इसके पहले स्मॉल पॉक्स वगैरह होता था या ऐसा कुछ बीमारी हो जाती थी जिससे कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती थी, तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती थी। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस चाहे किसी वजह से भी हो तो उसमें कॉर्निया को रिप्लेस करना पड़ता है, और अगर दोनों आंखों में हो गई तो बेचारा अंधा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। हमारे लखनऊ मेडिकल कॉलेज में होता है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में होता है, इलाहाबाद में मेडिकल कॉलेज में होता है और मेरठ में होता है, और बहुत सारे हमारे एनजीओ के हॉस्पिटल में, मुरादाबाद में, सीतापुर में, नोएडा में ये सुविधा प्राप्त है। बनारस में भी एक सुनील शाह का हॉस्पिटल है, वहाँ भी केराटोप्लास्टी की जाती है। अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इतने बड़े स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें किस तरह के जन सहयोग की अपेक्षा की जाती है? और निश्चित रूप से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां पर हम एक और पूरे प्रदेश में आशा बहुओं के माध्यम से इसका प्रचार कर रहे हैं और अपनी स्वास्थ्य इकाइयों से निःशुल्क सुविधा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जन समुदाय है जिनको नेत्र के बारे में और ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि जब उनके नेत्र में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, हमारे कैंप में, हमारे जिला चिकित्सालय और संयुक्त चिकित्सालयों में आकर अपने नेत्र का स्क्रीनिंग कराएं, जिससे यह उनको समय रहते मालूम चल सके कि किस प्रकार के नेत्र दोष से वो ग्रसित हैं, और यदि उनको चश्मा लगना है तो नंबर बढ़ने के पहले उनको चश्मा मिल सके, जिससे उनकी दृष्टि दोष में जो कमी आ रही है उसको रोका जा सके। इसके प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारे इस कार्यक्रम को भी बल मिले और लोगों के नेत्र सुरक्षा में हम एक सफल आयाम को पा सकें। जी, हम आपसे अभय जी ये भी जानना चाहेंगे कि नेत्र बैंक की क्या भूमिका है इसमें? जी, और जैसा आपने कहा नेत्र बैंक की भूमिका, अगर हम इस वर्ष की बात करें जिसमें हमारे 6 माह निकल गए हैं वित्तीय वर्ष में, इसमें 217 लोगों को हम लोगों ने नेत्र बैंक के सहयोग से कार्निया उपलब्ध कराई और उनको नेत्र हम दिला पाए, जिससे वो आज इस समाज को देख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती नेत्र बैंकों की, जिनके माध्यम से हम उन मरीजों को लाभान्वित कर पाते हैं जिनके नेत्र नहीं होते, उनको हम कार्नेत्र का मतलब कार्निया उपलब्ध करा पाते हैं। और इस प्रकार हमने 217 की हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस अपने लक्ष्य को और आगे ले जा पाएंगे, जिसकी हमको अभी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे होता है कि छोटे बच्चे अक्सर बता नहीं पाते कि उनकी आंखें कमजोर हैं, तो क्या सरकारी स्कूलों में भी इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है? बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना के तहत, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि प्रदेश के 820 ब्लॉक इकाइयों में हमारी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना की टीमें हैं वो जाती हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी, हमारे विद्यालयों पर भी इसके बृहद प्लान बने हुए हैं, जिसकी समीक्षा भी होती है, जहां पर हम बच्चों में जो दृष्टि दोष होता है उसको चिन्हित करते हैं, CSC पे लाके उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके उपरांत उनकी वो जो दोष है बच्चों की उसको हम दूर कर पाते हैं और बच्चों को निःशुल्क चश्मा वितरित करते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में और उनकी दृष्टि की दोष में हम उनसे दूरी उसकी वो समस्या समाधान कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक बहुत संक्षिप्त सा हम चाहते हैं संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए कि अपनी नेत्र ज्योति को कैसे वो बनाए रखें, कैसे उसको सुरक्षित करें? नेत्र ज्योति बनाए रखने के लिए ये है कि जब भी आप कोई काम करके आ रहे हैं, स्पेशली खेत में, खलिहान से लेकर घरों पे, तो हाथ साफ करने के बाद ही आँख पे लगाएं। और नेत्र में दूसरी चीज़ ये है कि नेत्र जब भी सुबह उठते हैं तो उसको ठंडे पानी से पहले धो लीजिए, फिर कोई और कार्य करिए, और गंदे हाथों से नेत्र को ना छुएं, सबसे बड़े वो होगा। और दूसरा, जब भी आपको कोई नेत्र में परेशानी है तो किसी शासकीय चिकित्सालय में जाएं, जो आपके आसपास उपलब्ध हो, स्पेशली मैं गांव देहात के लोगों के लिए बता रहा हूं, और वहां अपने को दिखा लें। बच्चों में परेशानी होती है, रिफ्रैक्टिव एरर होता है, और
मैंने देखा सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी बड़े बड़े लोगों को देखा, वो अपने बच्चे को डांटते हैं, अरे तू पढ़ता नहीं ठीक से। अरे भैया जब बच्चे को दिखेगा तो अब न वो ठीक से पढ़ेगा, और इसी लोग आगे बैठने की कोशिश करता है, और अगर लंबा बच्चा हुआ तो मास्टर इसको पीछे धकेल देते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई और हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस पे ध्यान देंगे। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है चलते चलते का। चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करते हैं और फिर आमंत्रित करते हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में। तो आज का प्रश्न नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति के नेत्रदान से कम कितने लोगों को दृष्टि मिल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। डॉक्टर पाठक और अभय जी, आप आए और कार्यक्रम में दृष्टि दोष क्या है और उसको कैसे दृष्टि दूर किया जा सकता है, अंधता को दूर किया जा सकता है, इस विषय पर बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपके दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके